नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेंगे सलाह और मशवरा देश के, प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। तो आज के कार्यक्रम में हम सलाह लेंगे और मशवरा करेंगे वन प्राणी और वन ग्राम वासियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की असीम श्रीवास्तव जी के साथ। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। बहुत सी हम बातें आपसे करेंगे क्योंकि आपके पास बड़ा लंबा दौर रहा। आप 1988 से आपने वन विभाग की ज्वाइन की और आज आप विभाग के शीर्ष पर पहुंच गए। उस समय का जो 1988 का जो दौर आपने जो शुरू में देखा, जिस समय कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, फोर्सेस की प्रॉब्लम थी, इक्विपमेंट की भी थी, आर्म्स की भी प्रॉब्लम थी, वो टाइम कैसा हुआ करता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए? क्योंकि उस टाइम पे भी शिकार हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कटाई हुआ करती थी, उस टाइम पे भी कब्जे हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती। वो जो दौर था, वो किस तरह का दौर हुआ करता था 90 के दशक में? उस समय जो वनमंडल होते थे, उनका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक होता था और आवागमन के साधन भी काफ़ी कम होते थे। डीएफओ के पास एक जीप होती थी, प्रायः वो पुरानी जीपें हुआ करती थी। जी। और उसके बाद जो एसडीओ के पास जीपें होती थी, वो पुरानी होती थी और उनको बार-बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती थी। जी। और परिक्षेत्र अधिकारी जो है अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में भ्रमण किया करते थे और परिक्षेत्र अधिकारी की पहचान थी उसकी बुलेट मोटरसाइकिल। के हिसाब जी। से। तो उस ज़माने में, उस दौर में मैंने मध्य प्रदेश वन विभाग में प्रवेश किया जी। और उस दौर की अगर कुछ बातें और कुछ यादें ताज़ा करें, जी सर। तो उसमें ये था कि जैसे कि अपराधियों का भी उतना ज़बरदस्त मनोबल बुलंद नहीं हुआ करता था। डर और हाँ, खौफ हुआ करता कानून था। का एक खौफ आम जनता में व्याप्त था। जी। और वन विभाग की एक विशेषता हमेशा से रही है कि हमारा जो बीट गार्ड स्तर का कर्मचारी होता है, वो बहुत ही इंटीरियर गाँव में उसकी उपस्थिति हमेशा दर्ज रहती है और वो हमेशा सुगमता से वहाँ की जनता को उपलब्ध रहता है। जी। तो एक प्रकार से उसका एक सामाजिक रिश्ता भी होता है आम जनता से, जिसके कारण उसको अपराधों को रोकने में सहयोग भी मिलता है। जी। तो उन सब कारणों से हमें अपराधों को और पोचिंग इत्यादि के केसों को रोकने में काफ़ी सहजता होती थी। हमें ऐसा बहुत ही सामूहिक विरोध का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता था। अगर कोई अपराधी है तो उसको कोई सहयोग नहीं देगा और उसको आसानी से हमारा बीट गार्ड अकेला भी कई बार पकड़ लेता था और कई बार परिक्षेत्र स्तर के कर्मचारियों के सहयोग से भी वो पकड़ाई आ जाते थे अपराधीगण, अगर वो थोड़े से दुर्दांत हुए तो। 40 साल का आपका सफर रहा, 40-42 साल का वन विभाग में। उसके अलावा और भी कहीं जगह आपकी नियुक्ति रही होगी। अलग-अलग जिलों का अलग-अलग चुनौतियां रहती हैं, अलग-अलग प्रायोरिटीज रहती हैं। तो जैसे आपने बस्तर में आप रहे, सरगुजा में आप रहे, तो इस तरह के किसी और जिले में भी रहे जहाँ पे किसी अलग तरह की चुनौतियां रहा करती थी आपके उस दौर में? देखिए, सरगुजा के बाद में मेरे को लगभग 2 सवा 2 साल बस्तर ज़िले में भी रहने का अवसर मिला। जी। तो आप जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि बस्तर ज़िला जो है, उस समय भी और अभी भी एक नक्सल प्रभावित ज़िला रहा है। जी। और वहाँ पर एक प्रकार का भय का माहौल तो ज़रूर व्याप्त रहता था। जी। और इवन जब मेरी पहली पदस्थिति वहाँ पर हुई, तो मैं भी इस तरह के विचार के साथ वहाँ पर मैंने प्रवेश किया कि यहाँ तो चारों तरफ नक्सलाइट ही मुझे मिलेंगे। लेकिन वहाँ जाके ये छवि बहुत ही जल्दी टूट गई, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वहाँ पर उस दौर में नक्सलवादियों का एक थोड़ा सामाजिक उद्देश्य भी था। वो जो वहाँ की आम जनता होती थी, दूरस्थ ग्राम में बसे हुए ग्रामीण और खासकर आदिवासी ग्रामीण, उनको शोषण से बचाने का उनका मुहिम उस समय चला करता था। तो वो हमारे विभाग की दृष्टि से भी बहुत अच्छा एक मुहिम था। क्योंकि अगर आप देखिए कि हम अधिकारीगण तो कोशिश करते हैं कि जो भी काम हो उनका सही भुगतान वहाँ के काम करने वालों को हो, और अगर कोई एक डर दिखा के भी ये काम करा रहा है तो वो हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था को जन्म देता है। जी। तो वन विभाग के लोग
बहुत ही अंदर जाके भी काम करते थे। जहाँ तक मुझे पता चलता था उस दौरान, तो नक्सलवादी इस बात पे ध्यान देते थे कि अगर कहीं कोई अधिकारी, कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छे से मन लगा के और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका कोई भी दुराभाव, दुर्भाव या जी, ऐसा कोई भी आमना-सामना होता ही नहीं था। जी। तो मैं कई बार उस दौरान बहुत ही इंटीरियर एरिया में अपने रेंज ऑफिसर या एक बीट गार्ड के साथ घूमने जाता था हुँ, हुँ। और बाद में मुझे बताते थे कि साहब वो नक्सलाइट वहीं आस-पास ही थे। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि नक्सलाइट ने हमें रोका और कोई पूछताछ की। एक आज का दौर आपने देखा है, अब आपको पास बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप पिरामिड के शीर्ष पर आप बैठे हैं। अब जो है, अब किस तरह की चुनौतियों का आपको आए दिन देखना पड़ता है? क्योंकि जंगल उतने के उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है और कम्युनिकेशन भी फ़ास्ट हो गया है। जो क्राइम करने वाला है, उसके लिए भी बहुत आसान हो गया है क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, व्हीकल्स हैं। तो अब आज की स्थिति क्या है? किस तरह से आप लोग तैयार हैं कि जिसमें अपन वन प्राणी को भी बचा सकें, वनों का संरक्षण भी कर सकें? आज के माहौल में एक अच्छी बात जो मैं देखता हूँ, जो हमारे विभाग के भी हित में है, जी। एक आम जनता में वन और वन्य प्राणियों के प्रति एक बहुत अच्छी अवेयरनेस हाँ। क्रिएट हुई है। जी, जी। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स का आगमन हुआ आज से जी। करीब 10 से 15 साल पहले और लोग उन टीवी चैनल्स को ही देख के वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी बन गए। जी, जी। तो बिना फील्ड में जाए वो हमको भी जो हाँ, जंगल में एकदम रह के काम करते हैं, उनको भी वो एडवाइस देने की क्षमता रखने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वन विभाग के मुखिया होने के नाते हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता ये है मेरी और हमारे पूरे टीम की जी, कि हमारे पास जो वन क्षेत्र है, जी, हम उसको यथासंभव प्रिज़र्व रखें। जी, प्रिज़र्व रखने का मतलब हमारा तात्पर्य है कि जब हम प्रिज़र्वेशन करते हैं तो डेफ़िनेटली हमको उसमें सस्टेनेबल यूज़ करने का भी हमें उतना ही अधिकार प्राप्त होता है, जी, जी, क्योंकि हम हमेशा मूल को यथावत रखते हैं। केवल जो ब्याज के रूप में हमें जंगल से प्राप्त होता है, हम केवल उसी को निकालते हैं। जी, जी, तो इसी को हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा वन क्षेत्र जो आज की तारीख में है उतना प्रिजर्व रहे और जो वन क्षेत्र अभी ऑप्टिमल स्टेज में नहीं है, मतलब लोगों के जैविक दबाव के कारण वो बिगड़ा हुए जी, क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया है, उनको हम फिर से रिहैबिलिटेट करें। जी, तो उसके बाद हम उस वन क्षेत्र से भी कुछ ना कुछ हासिल करने की हम में चेष्टा रहती है। अ, सर, आपने बात की जैविक दबाव, तो इसमें एक जो वन ग्रामवासियों के लिए अलग-अलग उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उनकी ज़रूरतें हैं और उनके लिए एक जो बीच जंगल में रहते हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती होती है क्योंकि सभी लोग एक सी मानसिकता के नहीं रहते। वो ऑब्वियसली कुछ पोचिंग भी करते होंगे, कुछ पेड़ भी काटते होंगे। ये जो वनग्राम की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही एक प्रावधान है, जिसके तहत हम रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया में जी, वन किसी ग्राम को बसा सकते हैं। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता था क्योंकि पुराने समय में जब हमारे वन क्षेत्र बहुत घने होते थे और वहाँ पर आबादी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम वहाँ के जंगल को वर्क करना होता था, फैलिंग करनी हाँ, होती थी, हाँ, तो हमें एक लेबर फोर्स की आवश्यकता होती थी। जी, जी, इसी के तहत हम लोगों ने मतलब विभाग ने जंगल के क्षेत्र में वनग्राम बसाए थे हाँ, हाँ, और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको हम कुछ ज़मीन उपलब्ध कराते थे पट्टे पर, जी, लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास एक परिवार को ज़मीन उपलब्ध कराई जाती थी जी, और वो वहाँ पे साल भर निवास करते थे और हाँ, जब जंगल का काम शुरू होता था अक्टूबर से लेकर के जून-जुलाई तक, तब तक के वो जो है वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान देते थे, उनको मज़दूरी मिलती थी जी, जी, और उसके बाद वो 3-4 महीने जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर करते थे। इस प्रकार उनका जीवन यापन वहाँ होने लगता था आराम से जी। और वन विभाग को भी जब भी लेबर की आवश्यकता पड़ती थी, तो लेबर फ़ोर्स का भी वहाँ पे व्यवस्था हो जाती थी। सर, विंड हर्बल जो आपके यहाँ की फैक्ट्री है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसी बहुत कम स्टेट होंगी जो खुद फॉरेस्ट प्रोडक्ट से दवाइयाँ बना रहे हैं। क्या सोचना है आपका? हमारी बरखेड़ा पठानी में फैक्ट्री है, जी, उसके कामकाज से बहुत ही प्रभावित हूँ। जी, वहाँ जी, का शहद एकदम उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है जी, जी, और मुझे नहीं लगता कि भारत में मिलने वाला अन्य कोई शहद जी, जी। उसकी बराबरी की शुद्धता और स्वाद के जैसा होगा। सर, एक और आपके लिए बड़ी चुनौती थी जब प्रधानमंत्री जी ने कूनों में चीते शिफ्ट किए और जब वो चीते शिफ्ट हो गए तो 16 में से बहुत तेज़ी से वो कुछ कम होने लगे, कुछ मर गए, कई अन्य-अन्य कारणों से। और उस समय जब वो मर रहे थे तो फिर आपको उस समय वाइल्ड लाइफ का आपको चार्ज दिया गया था। वो दौर कैसा था आपके लिए जब आपने चार्ज लिया और जब
चीतों को संभालना था तो? निसंदेह वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि यद्यपि हमने जब चीतों को कूनों में इंट्रोड्यूस किया, जी जी। तो उस समय तो उसकी जो योजना बनाई गई थी, चीता इंट्रोडक्शन प्लान, तो उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि प्रारंभिक वर्षों में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है जी। वो एंटिसिपेटेड है इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान। किंतु जब चीतों की मृत्यु होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस कारण से होगी। जी जी। वो कारण अलग-अलग हो सकते हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड रीज़न हो सकते हैं। तो वैसे ही एक अनएक्सपेक्टेड रीज़न हमको उस दौरान देखने में आया, जब चीतों को बारिश के दौरान कुछ इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के रीज़न बहुत ही साइंटिफिक हैं, जी जी। और बाद में जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, तो बड़े एक्सप्लेनेबल हैं वो। लेकिन उस समय ये एंटिसिपेटेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस दौरान हमारे चीते, अधिकांश चीते जो है वो वाइल्ड में छोड़े जा चुके थे। जी। वो एनक्लोजर में नहीं थे, उनको हमने छोड़ दिया था। यद्यपि कॉलर के माध्यम से उनकी रोज़ ट्रैकिंग होती थी, और रोज़ उनको उनका नो हाउ कहाँ पर हैं वो सब पता लगा लिया जाता था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने की संभावना है। जी। तो उसमें उस इन्फेक्शन की एक खास बात ये भी थी कि उस इन्फेक्शन में 2 या 3 दिन बाद ऐसी स्थिति आती थी उस चीते की लाइफ में कि वो उसके बाद वो रिकवरी के बियॉन्ड हो जाता था। तो हम लोग चूँकि उनको फॉलो करते थे, और हमको पता था कि मतलब कल तक जो चीता एकदम स्वस्थ दिख रहा है दूर से जी। और अपनी हर एक्टिविटी नॉर्मली कर रहा है, वो अगले दिन सडनली उसकी डेथ हो गई। तो लगभग हमने 3 से 4 चीतों को उस दौरान ऐसे डेथ होते उनकी पाई गई। जी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने उनको कैप्चर किया, कैप्चर करके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अध्ययन किया, तो उसका हमें तोड़ भी मिल गया। तो अब इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि जो चीते हम लोगों ने अभी इस समय बाहर छोड़ रखे हैं, जी। उनके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उनका रेजिस्टेंस पावर भी धीरे-धीरे अब मेरे ख्याल से हाँ, बढ़ गया होगा। हाँ, और वो जो हिंदुस्तान। रीज़न्स हैं, जो हम ये वाला प्रोजेक्ट एग्ज़ैक्टली ऐसा है कि हम करके सीखते जा रहे हैं। और फिर आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल में ही 3 मादाओं ने बच्चे भी दिए हैं, जी, जी, जी। जो कि परिवार पूरे बढ़ता की जा पूरा रहा है उनका। इंडियन कंडीशन में ही उनका कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन हुआ, और उनकी बर्थ भी हुई, और जितने बच्चे पैदा हुए थे पूरे के पूरे सुरक्षित हैं अभी तक। जी, जी, जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब धीरे-धीरे ये बच्चे अपनी माँ के साथ रह के कुछ तो वाइल्ड में रहने के जो गुण हैं जी, वो जी। सीखेंगे। और चूँकि अभी वो एन्क्लोजर्स में हैं, तो अभी हम एग्ज़ैक्टली ये नहीं कह सकते कि हम उनको वाइल्ड में छोड़ेंगे तो पूरी तरह सर्वाइव कर सकते जी, हैं। जी। पर हमें समय के साथ-साथ धीरे-धीरे एक-एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी वहाँ से कूनो से निकल के और शहरी इलाके में भी एक चीता आपका पहुँच गया था अभी हाँ, मतलब रिसेंटली। उनके जो मूवमेंट के जो डिस्टेंसेस हैं, अब थोड़े धीरे-धीरे बढ़ रहे बढ़ हैं। रहे, बढ़ रहे। यद्यपि अभी केवल 2 ही चीते बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति है। तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जी। और हम उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। तो सर हम यहाँ छोटा-सा ब्रेक लेते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद बहुत सी बातें करेंगे। बहुत लंबा विभाग है आपका, 25 बिल्कुल सर। डिपार्टमेंट आपके पास आते हैं, तो जी। धीरे-धीरे सबके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल।
सर हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कूनो की। जी आपका एक अपकमिंग टाइगर रिजर्व आ रहा है रातापानी, जी। उसे लेके क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमने हाल ही में पिछले कुछ महीने में एक नया टाइगर रिजर्व अपने टाइगर रिजर्व की जमात में शामिल किया है। जी जी उसका नाम है नौरादही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है जी जी। और उसका नाम हमने रखा है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अच्छा अच्छा। तो ये ऑलरेडी इन प्लेस हो गया है और काफ़ी बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। जी जी। और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ साल पहले टाइगर रीइंट्रोड्यूस किए थे और उनकी संख्या भी अब लगातार वहाँ पर बढ़ रही है। अरे, और उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है उस टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट का कि नौरादही अभयारण्य काफ़ी बड़ा, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार का अभयारण्य था अरे, और उसमें बहुत सारे गांव स्थित थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी टाइगर रिजर्व के कोर्स से ग्रामों का विस्थापन। और मध्य प्रदेश इसमें भी बहुत एक अग्रणी राज्य है। अब तक हम लगभग 16,000 परिवारों को विस्थापित कर चुके हैं अपने विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और इन्हीं से मिलके टाइगर रिजर्व बनते हैं उनमें से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत है। बड़ा हाँ अचीवमेंट जी। है। और लगभग 16,000। 35,000 हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने इस प्रकार से प्राप्त की है उन जी जी विलेजेस के रिलोकेशन से। तो ये एक रिलोकेशन केवल गांवों को विस्थापित करके उनके जैविक दबाव को कम करने तक ही सीमित नहीं है। जी जी जो जमीन खाली होती है वो हर्बीवोर्स के ग्रासलैंड के रूप में हमें डेवलप करने का अवसर रहता है, जो कि हम करते भी हैं। जी जी। तो इतना हम एडिशनल एरिया क्रिएट करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक टाइगर को एक साल में अपने सर्वाइवर के लिए करीब 50 से 60 चीतल के वजन के बराबर मांस की आवश्यकता पड़ती है जी लाइव। जी मतलब अगर जिंदा चीतल है तो ऐसे 50 से 60 चीतल उसको एक साल में हंट करने की आवश्यकता होती है। जी। तो और हम ये मान के चलते हैं वैज्ञानिक रूप से कि वो लगभग 10% पॉपुलेशन को ही हार्वेस्ट कर सकता है। तो इसको हम जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो लगभग 500 चीतल को हम एक टाइगर यूनिट के बराबर मान सकते हैं। तो एक हेक्टेयर ग्रासलैंड में हम 2 से 3 चीतल एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो ये एक साइमल्टेनियसली चलने वाला काम नहीं है। नहीं, लेकिन आपने जो बताया 16,000 परिवारों को आपने शिफ्ट किया, जी। दूसरी जगह विस्थापन की। सर और उनकी स्वेच्छा से। स्वेच्छा से बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, वरना जी सर अपन अर्बन एरिया में देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनको स्लम खाली करा के उनको वो देने के लिए हम देते हैं, तो स्लम वाले जगह नहीं छोड़ते, अपने जी। एजिटेशन करते हैं, रास्ता रोकते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन 16,000 का परिवार वाकई में उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हम केवल विस्थापित ही नहीं करते, विस्थापित क्षेत्र जो होता है वहाँ पे हमारी लगातार हैंड होल्डिंग उनके साथ चलती रहती है। जी जी तो ऐसा नहीं होता कि वन टाइम अफेयर है ये कि एक बार हमने उनको विस्थापित किया उसके बाद हमारे विभाग का उनके साथ नाता पूरी तरह से टूट गया। जी वो जहाँ पे भी बसाए जाते हैं हम उनके विकास के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और जिला स्तर से भी हम उनको लगातार समन्वय स्थापित कर उन ग्रामों के विकास के लिए काम कराते रहते हैं। और आपने एक और प्रश्न पूछा था जिसका जवाब मैंने अभी नहीं दिया है, वो राता पानी के राता संबंध पानी में। का, हाँ हाँ सर, जी। राता पानी हमारे भोपाल से बिल्कुल हाँ लगा हुआ बिल्कुल। था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ना केवल राता पानी बल्कि भोपाल में भी टाइगर्स का अच्छा खासा प्रेजेंस है। इसी अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ऐसे बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर टाइगर शहर में ही पाया जाता है, वो भी वाइल्ड। वाइल्ड। और ब्रीडिंग भी हो रही है आसपास ही। और हमारे यहाँ स्टडी चल रही है, उससे हम देख रहे हैं कि वो जो टाइगर यहाँ पर उपयोग करते हैं वो सेम टाइगर नहीं होते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो लगातार बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेरिटरी चेंज हाँ, कर जो रहे हैं वो। आजू बाजू के टाइगर्स हैं, आजू बाजू के जंगल में पाए जाने वाले टाइगर, वो भी समय समय के साथ साथ इस एरिया का उपयोग करते हैं। कुछ समय इसका उपयोग करके फिर कहीं और चले जाते हैं। तो लगातार ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो उस लिहाज से रातापानी एक बहुत ही हमारा मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड है, जी जो जी कि इस प्रकार के टाइगर की पॉपुलेशन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व का एक प्रस्ताव शासन के पास अभी वर्तमान में लंबित जी है, उसमें हमारे 2 अभयारण्यों का क्षेत्रफल सम्मिलित है। जी। एक तो रातापानी अभयारण्य और दूसरा सिंघौरी अभयारण्य। हाँ, ये ऑलरेडी हम इन एरियाज को एज सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर ही रहे हैं। तो अगर हम इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने में कामयाब हो जाते हैं समय आने पर, तो हमें इसको टाइगर सेंट्रिक अप्रोच से भी मैनेज करने का एक अवसर मिलेगा। जी जी यद्यपि हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी हमारा मैनेजमेंट जो है कंप्लीटली वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेड ही है इस एरिया में। तो टाइगर रिजर्व बनने से हमारे को कुछ फंडिंग एक्स्ट्रा मिलेगी, तो वो डेफिनेटली एरिया की फंडिंग बेटरमेंट मिलेगी के तो लिए आप होगी। उनका प्रोटेक्शन भी कर हाँ पाएंगे, उनकी ब्रीडिंग भी कर हाँ पाएंगे, ध्यान भी दे पाएंगे, और फिर उसके बाद
जो वहाँ से निकलकर जो शहरी अर्बन की तरफ वो मूव जी। कर रहे हैं, तो शायद आप उन्हें हाँ। रोकने में भी कामयाब हो पाएंगे। देखने में आ रहा है, अभी हमने वन मंत्री का भी इंटरव्यू लिया था, हमने उनसे भी बात की थी कि साहब वो जो पिरामिड जो होता है, पिरामिड पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अफसर कम होते हैं, नीचे लोग ज़्यादा आते हैं। अगर अपन वन विभाग की अपने बात करें तो नीचे अपने अफसर बहुत ज़्यादा हैं और नीचे जो लोअर स्टाफ है वो कम है। मतलब जो पिरामिड है, कहा जाए तो उल्टा पिरामिड है तकरीबन, मेरा ऐसा सोचना है। जी। आपको ज़्यादा नहीं, आपका कहना कुछ हद तक सही भी है। जी, जी। उसका कारण ये है कि समय-समय पर जो भर्तियाँ होती हैं, जी। वो उसमें एक अचानक चढ़ाव आता है, फिर एक उतार आता है। जी, जी। तो अगर हम इसको एक पैरेलल लाइन के रूप में मैनेज कर सकें, जी। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो सही आ सकता है। जी, जी। तो भूतकाल था, जी। उसमें कुछ इस प्रकार से भर्तियाँ हुई कि किसी समय बहुत ज़्यादा भर्ती हो गई, किसी समय बिल्कुल भर्ती नहीं हुई। जी, जी। तो हमें अपने अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग के हिसाब से ये करना पड़ा कि हमें उच्च स्तर पर पदों को क्रिएट करना पड़ा, जी, क्योंकि जी। हमारे पास नीचे पे अधिकारी ही नहीं थे। तो हमारे पास टोटल कैडर स्ट्रेंथ हमारी फिक्स है 296 आईएफएस ऑफिसर्स की। तो उसमें हमको ये सब मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं समय-समय पर। अब जैसे फिर से वो समय आ गया है कि जब हमें उच्च स्तरीय पदों की जो उपलब्धता है अधिकारियों की, वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि वो लगातार रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के कारण हमारे एडिशनल पीसीसीएफ और पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी जो है, उसमें काफ़ी कमी होती जा रही है। जी, जी। तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमें फिर से इन पदों को घटाना पड़ेगा और जी। नीचे के पदों को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वैसे ही एक प्रस्ताव तैयार करके जी, भारत जी। शासन को शीघ्र ही भेजने वाले भी हैं। आपके पास लगभग 25 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके अंडर में आते हैं, लगभग जी। है ना? और उनकी मॉनिटरिंग आपको करनी होती है, उनकी ज़िम्मेदारी आपकी है, उसमें अगर अच्छा होगा तो क्रेडिट आपको मिलेगा, बुरा होगा तो भी आपको लोग बोलेंगे क्योंकि जी। आप मुखिया हैं, सबसे पहले आप। सबसे पहले। तो सर, उन 25 डिपार्टमेंट में महीने में ही 20-22 दिन होते हैं जो वर्किंग डेज़ होते हैं, जी। तो किस तरह से आप एक-एक विभाग को देख पाते होंगे, किस तरह से आप वो करते हैं? और साथ हुँ। में मैं मैम का भी इंटरव्यू लूँगा, उनसे भी मैं पूछूँगा कि आप घर में कितना समय दे पाते होंगे? क्योंकि 25 डिपार्टमेंट को आपको देखना है, तो इस बारे में आप इसका बताएँ। देखिए उत्तर तो बहुत आसान है, जी। क्योंकि मैं अकेला काम नहीं करता हूँ। जी। मैं एक टीम के समझ लीजिए लीडर के रूप में काम करता हूँ और मेरे पास एक बहुत ही सक्षम टीम है। तो जी। मेरे स्तर पर उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, थोड़े से कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है, थोड़े से अप्रूवल्स की आवश्यकता जी। होती है और बाकी सब काम वो उसी तरीके से करते हैं जैसे एक लीडर अपनी शाखा को सँभालने के लिए जी। करता है। जी। तो मुझे अपनी टीम पे बहुत गर्व है कि मुझे एक समय बहुत अच्छी टीम मिली हुई है। यद्यपि हम शॉर्टेज ऑफ लीडर्स की कमी महसूस कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारी प्रोसेसेस हैं, उनको रीडिफाइन करें कि हमारे पास चूँकि अब ह्यूमन रिसोर्स कम होता जा रहा है, जी। तो हम अपनी प्रोसेसेस को रीडिफाइन करके, रीडिज़ाइन करके, कम ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करके उतना ही काम कर सकें। तो जी। ये हमारा सतत प्रक्रिया चल रही है। जी। सर, आपने अभी बताया कि मैन पावर की कमी है, स्टाफ की कमी है, धीरे-धीरे लोग रिटायर भी होते जा रहे हैं, दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आप लोग अपने आप को इक्विप करने के लिए, चाहे वो आर्म्स से करें, चाहे कम्युनिकेशन से करें या और आईटी के हिसाब से ट्रेन करें, उसके लिए क्या आप लोगों की अपनी तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो हम ऑन एन एवरेज देखें तो पूरे विभाग में लगभग 30 से 40% वैकेंसीज़ हैं और ये एक बड़ा संख्या है और इसको हम लगातार अब चूँकि शासन की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन अब एम्फेसिस भी है, जी, अधिक जी। से अधिक भर्ती करना। जी। तो हम निकट भविष्य में ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एकदम फ्रंट लाइन लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि 90% तक पहुँच जाएगी जी। और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों के अगले 4 से 5 साल उसमें लगेगा समय, तो उस समय उस दौरान जो है उनकी भी संख्या लगभग पूरी हो जाएगी। और जो हमारे पास हथियार हैं उनको रखने के लिए हम आर्मोरल्स बना रहे हैं, जहाँ जी। पे उनको सुरक्षित रखा जा सके। हमारे पास करीब 250 के आसपास बंद चौकियाँ भी हैं, जहाँ पर हमारा सशस्त्र स्टाफ मौजूद रहता है, जो आसपास वो जो खासकर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर बनाई गई हैं। जी। और हम इनकी जो आग्नेय अस्त्रों की जो प्रशिक्षण है, वो हम पुलिस की सहायता से लेके कराते हैं, जी, जो जी। कि स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध रहता जी, है जी। और कभी ज़रूरत पड़ने पर
उनको हम एक केंद्रीय स्तर पर भी उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉग स्क्वाड्स भी हैं, जो अच्छा, कि अपराधों के अन्वेषण में एक बहुत ही बहुत ही ज़रूरी सहायता है। देने वाली मतलब एक दल है। जी। तो इसका हम व्यापक रूप से उपयोग करते हैं हुँ, और हम लोगों ने स्टेट लेवल पे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भी बना रखी हैं। हुँ, 4 जगहों पर इसका केंद्र है हुँ, और वो जब भी कोई ऐसे अपराध होते हैं, खासकर वन्य प्राणी से संबंधित, जिसमें पेंगोलिन शामिल है, जिसमें टाइगर शामिल है, जिसमें लेपर्ड शामिल है, जिनके तस्करी के कुछ लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं उस जी, पर्टिकुलर केस में, तो ये जो है वो संबंधित वन मंडल अधिकारी जिसके क्षेत्र में वो केस दर्ज हुआ है, उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराती है और उस केस के जो दूर से अगर कोई तार जुड़े हुए हैं, तो उसको अनअर्थ करने में उनकी सहायता करती है। आपके पास काफ़ी टाइम है, 1.5 साल, 2 साल का आपके पास समय। जी, बतौर मुखिया, जी। क्या चाहेंगे आप वन विभाग में नवाचार करना? देखिए मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम कुछ चीज़ों को नई तो ला सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हम वर्षों से कर रहे हैं, उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी, जी, क्योंकि हमारा विभाग जो है एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट है, जी, जो कि नवाचारों को भी अपने साथ समेट के आगे बढ़ता है। तो हमारे पास एक पूरी आईटी विंग है, जी, जो कि नई जो टेक्नोलॉजी आती है, उसको इंटीग्रेट करता है हमारे डे टू डे मैनेजमेंट में। जी, जी। बहुत सारे ऐप्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे स्टाफ को उसका उपयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला जी, थैंक यू हमारे सो मच। कार्यक्रम के लिए। मुझे भी अच्छा लगा आके आप लोगों से बात करके। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।